भारत ड्रोन महोत्सव में देश भर से जुटे सभी अतिथिगण, यहां उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को भारत ड्रोन महोत्सव इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देख रहा हूं कि सभी वरिष्ठ लोग यहां मेरे सामने बैठे हैं। मुझे आने में विलंब हो गया। विलंब इसलिए नहीं हुआ कि मैं देर से आया, यहां तो मैं समय पर आ गया था, लेकिन ये ड्रोन की जो प्रदर्शनी लगी है उसे देखने में मेरा मन ऐसा लग गया कि मेरा समय का ध्यान नहीं रहा। इतना लेट आया, फिर भी मैं मुश्किल से 10% चीजों को देख पाया, और मैं इतना प्रभावित हुआ। अच्छा होता मेरे पास समय होता, मैं पूरा एक एक स्टॉल पे जाता, हर नौजवानों ने जो काम किया है उसको देखता, उनकी कथा सुनता। सब तो नहीं कर पाया, लेकिन जो भी मैं कर पाया, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मैं सरकार के भी सभी विभागों से आग्रह करूंगा कि आपके अलग अलग स्तर के जितने अधिकारी हैं, जो पॉलिसी मेकिंग में जिनका रोल रहता है, वे जरूर 2-3 घंटे यहां निकालें, एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। यहां उनको टेक्नोलॉजी को देखने को मिलेगा और उनको अपने दफ्तर में ये पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी अपने यहां ऐसे उपयोग में हो सकती है। यानी गवर्नेंस में भी अनेक ऐसे इनिशिएटिव हैं जो हम इसके आधार पर चला सकते हैं। लेकिन मैं वाकई मैं कहता हूं कि मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा आज, और भारत के नौजवान, और मैं हैरान, खुशी इस बात की होती थी कि जिन जिन स्टॉल पे गया तो वो बड़े गर्व से कहता था, साहब ये मेक इन इंडिया है, ये सब हमने बनाया है। साथियों, इस महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हमारे किसान भाई बहन भी हैं, ड्रोन इंजीनियर भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, विभिन्न कंपनियों के लीडर्स भी यहां मौजूद हैं, और 2 दिनों में यहां हजारों लोग इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं, मुझे पक्का विश्वास है। और अभी एक तो मैंने प्रदर्शनी भी देखी, लेकिन जो एक्चुअली ड्रोन के साथ अपना कामकाज चलाते हैं, और उसमें कई युवा किसानों से मुझे मिलने का मौका मिला जो खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। मैं उन युवा इंजीनियर से भी मिला जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी यहां दिए गए हैं। मैं इन सभी ड्रोन पायलट्स को और इस काम में जुड़े हुए सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है।
आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि नए भारत की, नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। संयोग से 8 वर्ष पहले यही वो समय था जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने प्राथमिकता बनाया। हमने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र को सरकार से कनेक्ट करने का रास्ता चुना। देश में सुविधाओं का, पहुंच का, डिलीवरी का एक जो डिवाइड हमें अनुभव होता था, उसके लिए हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए घमासान जारी है। हर पार्टी की कोशिश यही कि जिन सीटों पर हार जीत का गणित साफ नहीं है, वहां किसी तरह फतह हासिल की जाए। हम आपको दिखाते हैं किस पार्टी में क्या रणनीति बन रही है और कौन से दिग्गज दावेदार हैं। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए रेस शुरू हो गई है। 15 राज्यों की इन सीटों पर कई दिग्गजों की निगाहें हैं। दिल्ली से लेकर राज्यों तक में नामों पर विचार हो रहा है। किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, इसका मोटा मोटा अनुमान आसान है, लेकिन क्रॉस वोटिंग के जरिए कुछ सीटों पर हेरफेर भी मुमकिन है। कांग्रेस 57 में से 11 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। इससे उसकी सीटों की तादाद 29 से बढ़कर 33 हो जाएगी। और जिन दावेदारों के नामों की चर्चा है, उनमें जयराम रमेश, गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम, राजीव शुक्ला, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा कुमारी, प्रवीण चक्रवर्ती, आनंद शर्मा और मुकुल वासनिक के नाम शामिल हैं। इनके अलावा मिलिंद देवड़ा, कुलदीप बिश्नोई, पवन खेड़ा, तारिक अनवर और प्रमोद तिवारी भी टिकट चाह रहे हैं। कांग्रेस से खफा कपिल सिब्बल तो जीत के लिए कांग्रेस को अलविदा भी कह चुके हैं। मैंने तो बात बता दी, जो मैंने किया आपको बता दिया। 16 तारीख मैंने इस्तीफा दिया था और अभी मुझे समाजवादी के समर्थन के द्वारा मुझे निर्दलीय के रूप में मुझे प्रत्याशी बनाने की प्रयास हो रहा है। अब देखते हैं, इलेक्शन होगा जब, तब देखेंगे। व्हाट इज दैट आइडियोलॉजी? इट्स द आइडियोलॉजी इज द ऑपोजिशन ऑल्सो। सभी दलों की आइडियोलॉजी है, इंक्लूसिव इंडिया। उसी आइडियोलॉजी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी में भी 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए नामों पर मंथन चल रहा है। जिन दिग्गजों को बीजेपी राज्यसभा में दोबारा भेज सकती है, उनमें पीयूष गोयल और मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से संजय राउत और संजय पवार नॉमिनेशन कर चुके हैं। शिवसेना को जीत का पूरा भरोसा है। शिवसेना के 2 उम्मीदवार, एक मैं हूँ और हमारे संजय पवार है। दोनों ने नॉमिनेशन फाइल किया है और दोनों जगह पर शिवसेना की जीत होगी। राज्यवार देखें तो महाराष्ट्र में जंग दिलचस्प है। यहाँ 6 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें बीजेपी आसानी से जीत सकती है। एक सीट एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को जाएगी। महाराष्ट्र से 6ठी सीट पर सस्पेंस है। शिवाजी के वंशज संभाजी ये सीट चाह रहे हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता दोबारा चिदम्बरम को भेजने का विरोध कर रहे हैं। झारखंड में 2 सीटें हैं। एक सीट पर जेएमएम की जीत तय है, दूसरी सीट कांग्रेस मांग रही है। राजस्थान में कुछ कांग्रेस विधायकों ने नाराजगी के सुर दिखाए हैं। ऐसे में कांग्रेस की एक सीट फंस सकती है। बिहार में भी नाम पर माथापच्ची चल रही है। गुरुवार को इसको लेकर नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के साथ बैठक की, जिसमें जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। देखना ये होगा कि किन दिग्गजों के लिए उच्च सदन की राह आसान होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
अखिलेश के सियासी कुनबे में लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चाचा चुनावी हार के बाद से खफा थे, 100 सीटें मांगी थी लेकिन 1 मिली। अब इसकी कसक सामने आ रही है। उधर ओम प्रकाश राजभर खरी बात बोलने में कोई कोताही नहीं कर रहे। पहले बीजेपी के हाथों विधानसभा चुनाव में हार और अब 2 महीने के भीतर ही अपनों के बागी सुर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए सियासी डगर चुनावी हार के बाद मुश्किल हो रही है। विकास के मुद्दे पर अखिलेश यादव विधानसभा के भीतर डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ सीधे जुबानी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसी विधानसभा में उनके चाचा शिवपाल यादव हैं कि भतीजे की जमकर खबर ले रहे हैं। 100 सीटों पर दावा करने वाले चाचा शिवपाल को अखिलेश ने महज 1 सीट देकर टरका दिया था और जसवंत नगर की सीट पर भी शिवपाल को एसपी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरना पड़ा था। लेकिन अब जब चाचा भतीजा दोनों विपक्ष में हैं, तो चाचा का दर्द विधानसभा में टूट पड़ा। अपनी अनदेखी पर शिवपाल ने बिना किसी लाग लपेट की बात रखी। अगर ये हमारा साथ ले लेते विपक्ष, ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे। अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो यही वहां बैठते। सिर्फ शिवपाल यादव ही नहीं है जो हार की कसक निकालते वक्त अखिलेश को निशाने पर ले रहे हैं। चुनाव में सहयोगी दल रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर तो सीधे तौर पर अखिलेश को आईना दिखाने पर उतर आए हैं। राजभर कहते हैं कि उनकी पार्टी ने अपने असर वाले इलाकों में चुनावी ताकत दिखाई, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में ही पिट गई। हम तो भैया उनके साथ 4 महीना पहले आए, तो हमने तो उनकी ताकत अपनी ताकत मिला करके हमने अंबेडकर नगर हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, मऊ हो, बस्ती हो, हमने दिखाई ताकत। अब उनके इलाके में ही हम लोग पिट गए तो हम क्या कर सकते हैं। राजभर यही नहीं रुकते, वो साफ तौर पर कहते हैं कि अखिलेश यादव को अब जनता के बीच जाना चाहिए। खुद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं, लेकिन अखिलेश जनता से दूरी बनाए हुए हैं। नाराज होके क्या कर लेंगे भैया, सही बात तो, सच बात तो कड़वा होता है थोड़ा। उनकी पार्टी के अब तक हमको अंदाजा कि लाखों लोग हमसे कह चुके कि उनसे कहिए घर से निकलें, क्षेत्र में चलें, मीटिंग करें, लोगों से मिलें। आप ही कह सकते हो, मैं कई बार कह डाला, आज कह दिया तो ये कोई गलत बात है, साबित कर दे कोई। चले हम 1000 लोगों से हाथ उठवा के बुलवा दें। अखिलेश यादव के लिए अब अगली परीक्षा 2024 का लोकसभा चुनाव है। मुकाबला कड़ा होगा, ये तय है। ऐसे में अपनों की ये नाराजगी अखिलेश की राह मुश्किल ही करेगी। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, आज तक। इंटरवेंशन कम हुआ है और भेदभाव की गुंजाइश खत्म हुई है। इसमें बड़ी भूमिका ड्रोन की रही है। थोड़ी देर पहले मुझे भी स्वामित्व ड्रोन उड़ाने का, उसकी टेक्नोलॉजी समझने का अवसर मिला है। थोड़ी देर उसके कारण भी लग गई। मुझे खुशी है कि ड्रोन की मदद से अभी तक देश में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट हो चुके हैं और जिसको ये कार्ड मिल गया है उसको संतोष है कि हां, मेरे पास मेरा जितनी जमीन है मेरे पास सही डिटेल मिल गई। पूरे संतोष के साथ उन्होंने इस बात को कहा है। वरना हमारे यहां अगर छोटी सी जगह की नपाई भी होती है तो उसमें सहमति बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे किसान ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। उनमें एक उत्साह दिख रहा है, वो इसे अपनाने के लिए तैयार है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये इसलिए है क्योंकि पिछले 7-8 साल में जिस तरह कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया गया है, उस वजह से टेक्नोलॉजी किसानों के लिए हवा नहीं रह गई है। और एक बार किसान उसको देखता है, थोड़ा अपने हिसाब से उसका लेखा जोखा कर लेता है और अगर उसका विश्वास बैठ गया तो स्वीकार करने में देर नहीं करता है।
अभी मैं बाहर जब किसानों से बात कर रहा था तो मध्य प्रदेश के एक इंजीनियर मुझे बता रहे थे कि मुझे तो लोग अब ड्रोन वाला कर करके बुलाते, बोले मैं इंजीनियर हुआ लेकिन अब तो मेरी पहचान ड्रोन वाले की हो गई है। उन्होंने मुझे कहा कि साहब देखिए, मैंने उनको कहा कि आप क्या भविष्य क्या देखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा साहब देखिए जो पल्सीज मामला है ना हमारे यहां, उसकी खेती बढ़ेगी और उसमें कारण एक ड्रोन होगा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा साहब पल्सीज की खेती होती है तब उसकी फसल की ऊंचाई ज्यादा हो जाती है, तो किसान अंदर जाकर के दवाई बवाई के लिए उसका मन नहीं करता है, मैं कहां जाऊंगा, वो छिड़काव करता, आधी तो मेरे शरीर पे पड़ती है, और बोले इसलिए उस फसल की तरफ वो जाता ही नहीं है। बोले अब ड्रोन के कारण ऐसी जो फसलें हैं जो मनुष्य की ऊंचाई से भी कभी कभी ऊंची होती हैं, ड्रोन के कारण उसकी देखभाल, उसकी दवाई का छिड़काव बोले इतना आसान होने वाला है कि हमारे देश का किसान आसानी से पल्सिस की खेती की तरफ जाएगा। अब ये एक व्यक्ति गांव के अंदर किसानों के साथ जुड़ने के साथ काम करता है तो चीजें कैसे बदलाव आता है उसका अनुभव उसका सुनने को मिलता है। साथियों, आज हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लाने का प्रयास किए, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये अपने आप में हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। और मैं तो चाहूंगा जैसे ये ड्रोन की सेवाएं हैं, गांव गांव सॉइल टेस्टिंग की लैब बन सकती है, नए रोजगार के क्षेत्र खुल सकते हैं और किसान अपना हर वर्ष सॉइल टेस्टिंग करा करके तय कर सकता है कि मेरी मिट्टी में ये आवश्यकता है, ये जरूरत है। माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ये सारी बातें आधुनिक सिंचाई व्यवस्था का हिस्सा बन रही है। अब देखिए फसल बीमा योजना, अब फसल बीमा योजना के अंदर सबसे बड़ा काम हमारी जीपीएस जैसी तकनीक का उपयोग हो, इनाम जैसी डिजिटल मंडी की व्यवस्था हो, नीम कोटेड यूरिया हो, या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पैसा जमा करने की बात हो। बीते 8 साल में जो ये प्रयास हुए हैं उसने किसानों का टेक्नोलॉजी के प्रति भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आज देश का किसान टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है, उसे ज्यादा आसानी से अपना रहा है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहां अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। यही नहीं, ड्रोन ये भी पहचानने में सफल होते हैं कि कौन सा पौधा, कौन सा हिस्सा बीमारी से प्रभावित है, और इसलिए वो अंधाधुंध स्प्रे नहीं करता बल्कि स्मार्ट स्प्रे करता है। इससे महंगी दवाओं का खर्च भी बचता है। यानी ड्रोन तकनीक से छोटे किसान को ताकत भी मिलेगी, तेजी भी मिलेगी और छोटे किसान की तरक्की भी सुनिश्चित होगी। और आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। साथियों, हम देश के गांव-गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नेटवर्क सशक्त कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन गांवों में दवाओं और दूसरी सामान की डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही। इसमें भी ड्रोन से डिलीवरी बहुत कम समय में और तेज गति से डिलीवरी होने की संभावना बनने वाली है। ड्रोन से कोविड वैक्सीन की डिलीवरी से इसका फायदा हमने अनुभव भी किया है। ये दूर सुदूर के आदिवासी, पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्रों तक उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में बहुत मददगार सिद्ध हो सकता है। साथियों, टेक्नोलॉजी का एक और पक्ष है जिस पर मैं आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं।
पहले के समय में टेक्नोलॉजी और उससे हुए इन्वेंशन एलिट क्लास के लिए माने जाते थे। आज हम टेक्नोलॉजी को सबसे पहले मासिस को उपलब्ध करा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी भी एक उदाहरण है। कुछ महीने पहले तक ड्रोन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। हमने बहुत ही कम समय में अधिकतर रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। हम पीएलआई जैसी स्कीम के जरिए भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का एक सशक्त इकोसिस्टम बनाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी जब मासिस के बीच में जाती है तो उसके इस्तेमाल की संभावनाएं भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। आज हमारे किसान, हमारे स्टूडेंट, हमारे स्टार्टअप ड्रोन से क्या क्या कर सकते हैं, इसकी नई नई संभावनाओं को तलाशने लगे हुए हैं। ड्रोन अब किसानों के पास जा रहा है, गांव में जा रहा है, तो भविष्य में विभिन्न कार्यों में ज्यादा इस्तेमाल की संभावना भी बढ़ी है। आप देखिएगा, अब शहरों में ही नहीं, गांव देहात में भी ड्रोन के तरह तरह के उपयोग निकलेंगे। हमारे देशवासी इसमें और इनोवेशन करेंगे। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में और एक्सपेरिमेंट होंगे, इसके नए नए इस्तेमाल होंगे। साथियों, भारत की ऐसी ही संभावनाओं, ऐसी ही स्केल को टैप करने के लिए आज मैं देश और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स को फिर आमंत्रित करता हूं। ये भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी यहां से बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी के निर्माण का सही समय है। मैं एक्सपर्ट से, टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोगों से भी अपील करूंगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करें, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाएं। मैं देश के सभी युवाओं से भी आह्वान करूंगा कि ड्रोन के क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स के लिए भी आगे आए। हम मिलकर ड्रोन टेक से सामान्य जन को एम्पावर करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और मुझे विश्वास है अब पुलिस के काम में भी सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन बहुत बड़ी सेवा कर पाएगा। बड़े बड़े जैसे कुंभ मेले जैसे अवसर होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ड्रोन से मदद मिल सकती है। कहीं ट्रैफिक जाम की समस्याएं हैं, ड्रोन से सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। यानी इतनी आसानी से इन चीजों का उपयोग होने वाला है। हमें इन टेक्नोलॉजी के साथ अपनी व्यवस्थाओं को जोड़ना है, और जितना इन व्यवस्थाओं के साथ जोड़ेंगे, मुझे बराबर याद, मैं आज यहां देख रहा था कि वो ड्रोन से जंगलों में पेड़ उगाने के लिए जो सीड्स हैं उसकी गोली बना करके ऊपर से ड्रॉप करते हैं। जब ड्रोन नहीं था तो मैंने एक प्रयोग किया था। मेरे से सारे देसी प्रयोग होते हैं क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं चाहता था, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री साहब थे, जो हमारे कुछ पहाड़ है, लोग वहां जाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो जरा मुश्किल काम है आशा करना। तो मैंने क्या किया, मैंने जो गैस के गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, मैंने गैस के गुब्बारे वालों की मदद ली और मैंने कहा कि उस गुब्बारे में सीड्स डाल दीजिए और ये जो पहाड़ी हैं वहां जाकर के गुब्बारे छोड़ दीजिए। गुब्बारे जब नीचे गिरेंगे तो सीड्स फैल जाएंगे और जब आसमान से बारिश आएगी, अपना नसीब होगा तो उसमें से पेड़ निकल आएगा। आज ड्रोन से वो बड़ी आसानी से हो रहा है, जियो टैगिंग हो रहा है। वो बीज कहां पर गया उसका जियो टैगिंग हो रहा है और वो बीज वृक्ष में परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका हिसाब किताब किया जा सकता है। यानी एक प्रकार से मानो फॉरेस्ट फायर हम आसानी से ड्रोन की मदद से हम मॉनिटर कर सकते हैं। छोटी सी भी घटना नजर आती है, हम तुरंत एक्शन ले सकते हैं। यानी कल्पना बाहर की चीजें हम उसके द्वारा कर सकते हैं, हमारी व्यवस्थाओं को विस्तार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आज ये ड्रोन महोत्सव जिज्ञासा की दृष्टि से तो अनेकों को काम आएगा ही आएगा, लेकिन जो भी इसको देखेंगे जरूर कुछ नया करने के लिए सोचेंगे,
जरूर उसमें परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करेंगे, व्यवस्थाओं में जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे और अल्टीमेटली हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिलीवरी हम बहुत तेजी से कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ नया मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे केसीआर को गुरुवार को प्रधानमंत्री ने खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन केसीआर ने भी करारा जवाब दिया। बोले देश की हालत खस्ता हो रही है। मिशन दक्षिण पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और हैदराबाद से अपने विरोधियों पर गिन गिनकर सियासी हमले किए। चेन्नई में तो हिंदी विरोध के मुद्दे को प्रधानमंत्री ने तरीके से संभाल लिया, लेकिन असली सियासी तकरार देखने को मिली हैदराबाद में। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने पीएम के हैदराबाद आने से कुछ घंटे पहले ही कर्नाटक का रुख कर लिया। ये दूसरा मौका था जब केसीआर पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से दूर रहे और जता दिया कि उनका केंद्र सरकार से 36 का आंकड़ा है। पीएम ने भी चंद्रशेखर राव पर जमकर सियासी हमले किए। इशारों में पीएम ने केसीआर को अंधविश्वासी भी बता दिया और यूपी के सीएम से कुछ सीखने की सलाह दी। 21वीं सदी में भी जो लोग अंधविश्वास के गुलाम बने हुए हैं, वो अपने अंधविश्वास में किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। अंधविश्वास को इस प्रकार से तवज्जो देने वाले लोग तेलंगाना को, उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अंधविश्वासी लोगों से हमारे तेलंगाना को हमें बचाना है। पीएम ने हैदराबाद की जमीन से केसीआर ही नहीं पूरे विपक्ष को भी परिवारवाद के मुद्दे पर जमकर घेरा। आज 21वीं सदी के भारत के लिए परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है और एक नैतिक आंदोलन भी है। जहां जहां परिवारवादी पार्टियां हटी है, उनका अस्त हुआ है, वहां वहां विकास के रास्ते भी खुले हैं। पीएम ने केसीआर के गढ़ हैदराबाद में उन पर सियासी वार किए तो इसका जवाब केसीआर ने बेंगलुरु से दिया, जहां वो पूर्व पीएम देवगौड़ा से मिलने गए थे। केसीआर ने देश के हालात का हवाला दिया और कहा कि सिर्फ भाषणों से कुछ नहीं होगा। सरकार कांग्रेस का बनेगा, कांग्रेस के बिना बनेगा, बीजेपी का बनेगा, किसका बनेगा ये बात नहीं है। एक उज्जवल हिंदुस्तान बनेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। उज्जवल हिंदुस्तान बनने का सारा प्रयास करना चाहिए। भाषणबाजी तो बहुत होता है, प्रॉमिसेस बहुत किए जाते हैं, लेकिन होता यह है, असलियत क्या है? इंडस्ट्री क्लोजर हो रहा है, जीडीपी क्रैश हो रहा है, इन्फ्लेशन ऑन द हाई राइज है, रुपया पूरा कंप्लीटली गिर गया है, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। केसीआर 2024 के सियासी रण से पहले बीजेपी के खिलाफ रीजनल पार्टियों को साथ लाकर एक मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इसी तरह के सियासी वार प्रतिवार खूब देखने को मिलेंगे। हैदराबाद से आशीष के साथ अक्षय, चेन्नई आज तक। राजस्थान में गहलोत सरकार में घमासान थमता नहीं दिख रहा है। कभी सचिन पायलट के साथ तनातनी रही, अब मंत्री ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी दुनिया के सामने रख दी। अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव राजस्थान की गहलोत सरकार की अग्नि परीक्षा है, लेकिन गहलोत को उनके अपने विधायक और मंत्री एक के बाद एक झटके दे रहे हैं। ताजा बगावत खेल मंत्री अशोक चांदना ने की है। चांदना गहलोत के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका के दखल से खफा है और ट्वीट करते हुए गहलोत को इस्तीफे की पेशकश कर दी है। चांदना ने ट्वीट किया, मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज श्री कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। 4 दिन में चौथे विधायक ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोला है। सारे विधायक अफसरशाही से परेशान हैं।
बेगू के एमएलए राजेंद्र विधूड़ी ने कहा है कि रीट पेपर लीक की जांच नहीं हो रही। सीएम गहलोत मंत्री के जेल जाने से डर रहे हैं। डूंगरपुर के विधायक गणेश घोगरा ने इस्तीफा दे दिया है। घोगरा भी अफसरों से खफा बताए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ के विधायक रामलाल मीणा ने भी कहा है कि डूंगरपुर में कांग्रेस खत्म हो रही है, इसे बचा लो। जाहिर तौर पर गहलोत के लिए अपने विधायकों को मनाना आसान नहीं होगा। शरद कुमार, आज तक।